हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट एंड दोस्त आनंद प्रताप सिंह लेकर के एक ताज़ा तरीन खबर। और एक खबर है आरक्षण से संबंधित या रिजर्वेशन से संबंधित। तो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पे या रिजर्वेशन पे ये कहा है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस फैसले को समझने का प्रयास करते हैं और इसका जो है आने वाले समय में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। ठीक, तो देखिए इस केस का नाम क्या, पहले उस केस को देखिए। केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब राय। इस केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब राय। इस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब राय में ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम फैसले दिए हैं। जैसे आइए पहले देखते हैं कि रिजर्वेशन क्या होते हैं। रिजर्वेशन जो है भारत में वो दो क्षेत्रों में दिए जाते हैं। एक तो पहला दिया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए दिए जाते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब हो गया कि जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज हो गए, जैसे कि कॉलेजेज हो गए, उसमें जो है रिजर्वेशन दिए जाते हैं। कुछ सीटें अलॉट कर दी जाती है कि इतने सीटें ओबीसी के लिए है, एससी के लिए, एसटी के लिए। ठीक, इसी प्रकार जॉब में भी क्या दिए जाते हैं, रिजर्वेशन दिए जाते हैं। आप सुने होंगे कि इतनी सीटें जो है ओबीसी एससी एसटी के लिए जो है रिजर्व कर दी जाती हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। तो जब फॉर्म आता है तो उस फॉर्म में क्या होते हैं, को फॉर्म फिलअप किया जाता है तो उसमें दो तीन चीजें लिखी गई होती हैं। एक होता है एज के बारे में कि अगर एज लिखा है तो जैसे अगर अनरिजर्व, यूआर का मतलब क्या हो गया, अनरिजर्व, या अनरिजर्व का मतलब हो गया कि सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति है, अगर उसकी उम्र कितनी है 30 ईयर्स, मैक्सिमम अगर 30 ईयर्स है तो ही वो फॉर्म को फिलअप कर सकता है, अदरवाइज वो फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता अगर उससे अधिक होगा तो। ठीक है, लेकिन इस संदर्भ में क्या होता है कि अगर वही ओबीसी का अगर कैंडिडेट है तो अक्सर या ये कहें कि अधिकांश फॉर्म में ये चीज़ देखने को मिलता है कि अगर वही ओबीसी का फॉर्म है तो लगभग 3 साल को यहाँ पर इनको क्या मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है कि अगर वो 33 साल तक का अगर कोई व्यक्ति अगर ओबीसी कैटेगरी में होगा तो वो उस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा तो ही समझ में आएगा। ठीक, इसी प्रकार जो एससी और एसटी होता है, इसमें क्या होता है कि जो यूआर होते हैं या एक है कि अनरिजर्व कैटेगरी होते हैं, उससे 5 वर्ष अधिक इन लोगों को क्या मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। क्लियर है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति सामान्य वर्ग में है तो मैक्सिमम 30 वर्ष तक फॉर्म फिलअप कर सकता है, और ओबीसी में है तो 33 वर्ष तक, और एससी और एसटी में है तो वो 35 वर्ष तक फॉर्म फिलअप कर सकता है। क्लियर है, तो ये हो गया एज रिलैक्सेशन को लेकर के। और आगे क्या है कि इसी प्रकार जो एज रिलैक्सेशन तो हो गया, इसी प्रकार जो फीस में भी क्या होते हैं, रिलैक्सेशन मिलता है या फीस में भी छूट मिलती है। अगर वही सामान्य वर्ग का अगर कोई व्यक्ति है तो फॉर्म फिलअप करता है तो मान लीजिए कि क्या है 500 रुपये उसको पे करना पड़ता है ना। ये एक एग्जाम्पल लिया गया, जैसे हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है ना। अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति है, सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, तो उसको अगर फॉर्म फिलअप करने में 500 रुपये लग रहा है तो उतना ही लगभग किसको पेमेंट करना पड़ता है, लगभग ओबीसी कैंडिडेट को भी उतना ही लगभग फीस पेमेंट करना पड़ता है इन मैक्सिमम फॉर्म। ओके, लेकिन अगर वही एससी और एसटी कैंडिडेट है तो उसको क्या करना पड़ता है, इससे कम पेमेंट करना पड़ता है, उसको 100 रुपये पेमेंट करना पड़ता है, नियर अबाउट 100 रुपये, ऐसा कुछ होता है। मतलब इनसे इनको कम पेमेंट करना पड़ता है, इतना समझिए आप। मतलब यूआर और ओबीसी से इनको एससी और एसटी वाले को कम पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है रिजल्ट को लेकर के। जब रिजल्ट आता है तो देखिए यहाँ पर जो बात हो रही थी वो जो एसएससी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक एसएससी जीडी की भर्ती होती है। ठीक है, एसएससी जीडी में कौन कौन आते हैं, जैसे आपके आते हैं आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और एसएसएफ। ऐसे जो है बहुत सारे फोर्सेस क्या होती हैं इसके अंतर्गत आती हैं। अब एक कैंडिडेट था जिसने क्या किया था कि उसने रिलैक्सेशन ले लिया, किस आधार पे, मतलब कि ओबीसी के आधार पे या ये कहें कि कैटेगरी के आधार पे। जैसे यहां पर देखिए एक कैंडिडेट है जिसने ओबीसी का है और ओबीसी का उसने क्या लिया, फायदा लिया कि अगर उसकी एज 33 ईयर्स है तो यहाँ पर 33 वर्ष तक वो व्यक्ति क्या कर रहा है, फॉर्म को फिलअप कर रहा है। इसी प्रकार जब फी पेमेंट करने की बात होती है तो फी पेमेंट कितना करता है, 500 रुपीज़ का वो फी पेमेंट कर देता है। ठीक है, जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में देखिए यहीं पर मेन ट्विस्ट बात क्या है कि जब रिजल्ट आता है तो कभी कभी देखेंगे कि जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं या ये कहें कि जो ओबीसी कैटेगरी होती है उनके रिजल्ट जो होते हैं या उनके कट ऑफ जो होते हैं वो हायर होते हैं किससे, अनरिजर्व कैटेगरी से। जो मतलब ये कहें कि सामान्य वर्ग से इनका कट ऑफ कितना होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसे अगर अनरिजर्व वालों का कट ऑफ कितना है, 90 नंबर गया, अगर किसी 100 में से 90 नंबर गया है, और उसी में अगर ओबीसी वालों का कितना चला गया है, 93 चला गया। अगर 93 नंबर पे कोई जो लास्ट कैंडिडेट है किसमें, ओबीसी में, तो वो सेलेक्ट हुआ है अगर। ठीक, लेकिन एक दूसरा कैंडिडेट है, ध्यान रखिएगा मैं दो बातें बोल रहा हूँ। एक बोल रहा हूँ कि एक अनरिजर्व कैटेगरी का
कैंडिडेट है, यह कहें कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका जो कट ऑफ गया है वो 90 नंबर है, ठीक। 90 नंबर अगर कोई व्यक्ति पाया है अनरिजर्व कैटेगरी में तो वो सिलेक्टेड है। ओबीसी में क्या है, अगर 93 नंबर पाया है या उससे अधिक पाया है तो वह व्यक्ति सेलेक्टेड है। इसी प्रकार एससी में 86 पाया है या उससे ऊपर पाया है तो वो सिलेक्टेड है। एसटी में अगर 77 पाया है या उससे अधिक पाया है तो सिलेक्टेड है। क्लियर है। लेकिन एक कैंडिडेट है जो ओबीसी का है, किसका है, ओबीसी का है, और वह कितना नंबर पाया है, 92 नंबर लाया है। और 92 नंबर जब लाया है तो इसका ओबीसी कैटेगरी में तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में कितना गया कट ऑफ, 93 नंबर गया, और इससे इसका कट ऑफ क्या है, कम है। क्लियर है। तो जब नंबर इसका कम है तो यह कह रहा है कि इसके कहने का अर्थ, यह कहना क्या चाह रहा है कि सर मेरा जो है ओबीसी कैटेगरी से कट ऑफ कम है, तो इस हिसाब से मेरा नंबर क्या है, 92 है, जो कि एक जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट है उससे मेरा अधिक है। इसलिए मुझे जो है एक जनरल कैटेगरी में क्या कर लिया जाए, कंसीडर कर लिया जाए। क्या किया जाए, एक जनरल कैटेगरी में कंसीडर कर लिया जाए, और मेरा सिलेक्शन किसके लिए, इस पोस्ट के लिए कर लिया जाए। इसमें से कोई भी अगर पोस्ट हो तो उसके लिए कर लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जो अपना वो दिया है, स्पष्टीकरण क्या किया है, या उसने क्या तर्क दिया है कि यदि कोई भी कैंडिडेट, ध्यान रखिएगा यही मेन पॉइंट है, कि यदि कोई भी कैंडिडेट वह ओबीसी, एससी या एसटी का होगा और उसने किसी भी प्रकार के अगर छूट ली है, छूट लेने का मतलब कि या तो वह एज में छूट ली हो, जैसे एज रिलैक्सेशन लिया हो, दूसरा होता है या तो आप फीस में छूट ले लिए हो, जैसे अगर कोई व्यक्ति इसमें है अगर उसने फीस में भी छूट लिया हो, और एक तीसरा भी होता है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें कुछ कैंडिडेट को, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी वाले को 6 अटेम्प्ट मिलता है, तो वहीं पर ओबीसी, एसटी, एससी जो होते हैं उससे ज़्यादा मिलता है, जैसे उनको 7, 8, 9, 10 या उससे भी अधिक मिल जाते हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं कि यदि इनमें से किसी एक को अगर आप पहले से प्राप्त किए रिलैक्सेशन के रूप में, जैसे या तो आप किस में एज में रिलैक्सेशन ले लिए हो, या तो फीस में रिलैक्सेशन ले लिए हो, या तीसरा है कि अगर आप अटेम्प्ट में रिलैक्सेशन ले लिए हो। ठीक है। अगर इन तीनों में से किसी एक में आप रिलैक्सेशन लिए हुए हैं और उसके बाद आपके जो उस कैटेगरी में क्या है नंबर कम आ रहे हैं, तो उस आधार पे आप कह रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन जो है अनरिजर्व में कर दिया जाए, क्योंकि आप तो छूट किसका लिए हैं, ओबीसी कैंडिडेट का लिए हैं या एससी या एसटी कैंडिडेट का लिए हैं, लेकिन आप चाहते हैं सिलेक्शन किस में हो जाए, मेरा अनरिजर्व कैटेगरी में होगा। तो सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि अगर इसमें से आप कोई भी एक छूट लिए हैं तो आपको कंसीडर जो है जनरल कैटेगरी में नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यदि जो एजेंसी या जो यहाँ पर एग्जाम कराया जा रहा है अगर उसने नोटिफिकेशन में इस चीज को मेंशन किया है तो, क्लियर है, मतलब कि यदि नोटिफिकेशन निकाली गई, फॉर्म की नोटिफिकेशन निकाली गई और उसमें इस चीज को लिखा गया है कि यदि कोई ओबीसी, एससी, एसटी का कैंडिडेट है और उसने जो है जनरल कैटेगरी से जो कट ऑफ जा रही है और इन लोगों का हायर है, और उस समय जो है जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कम है, तो उसमें ओबीसी, एससी और एसटी का अगर कोई कैंडिडेट है वो क्लेम करना चाहे कि मुझे अनरिजर्व कैटेगरी में जाना है, तो उसी शर्त पे जा सकता है जब तक वो क्या किया हो, नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया हो। अगर नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है कि माइग्रेशन नॉट अलाउड, माइग्रेशन नॉट अलाउड का मतलब यह है कि कोई भी ओबीसी का कैंडिडेट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकता, एससी का कैंडिडेट जो है वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकता, या एसटी का कैंडिडेट जो है वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकता। क्लियर है। ठीक है। तो यही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। देखिए दो मेन पॉइंट ये है कि पहला कि अगर नोटिफिकेशन में मेंशन है तो ही आप जो है इस चीज को नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें स्पष्ट बोल दिया है कि अगर आपने क्या किया, मैं इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि यदि व्यक्ति जो है इससे ज़्यादा लाता है, अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा लाता है, ठीक, तो आप उसको इसमें छूट नहीं दिया जाएगा। क्लियर है। मतलब ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है अगर वो ज़्यादा लाता है तो उसको क्या किया जाएगा, इसमें नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन में इस चीज़ को मेंशन कर दिया। लेकिन यदि नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है तो उस स्थिति में ओबीसी, एससी और एसटी का कैंडिडेट अगर ज़्यादा लाता है जनरल से तो वो क्लेम कर लेगा, और क्लेम करने के बाद जो है अनरिजर्व कैटेगरी की सीट को वो क्या कर सकता है, ले सकता है, और उसकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, नियुक्ति हो जाएगी। क्लियर है।